गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर। अगर आपको क्लास 12 आगे का भी तरह से और अच्छा लगता हो पढ़ना तो कमेंट, ताकि आगे का वीडियो बनाने के लिए हम भी उत्साहित। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक बटन भी दबाइएगा। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8 का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में 8वां एक्सरसाइज था, भाग 13 हम लोग पढ़ने वाले थे। हम बताए थे बउआ पिछले क्लास में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? तो हमारे शरीर में उपस्थित वैसे तंत्र जो हमें विभिन्न प्रकारों के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो प्रतिरक्षा तंत्र हम दो प्रकार के बताए थे। एक था आपका सहज प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा जो था आपका, उसे कहा गया था उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। हम इससे पहले सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। सहज प्रतिरक्षा तंत्र में आपको कोशिका या फिर इसमें उत्तक था या फिर उसमें और भी कई सारे प्रकार के थे प्रतिरक्षा तंत्र। तो सहज के बारे में हम बताए थे और ये भी बताए थे आपको कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो जन्मजात होते हैं। ठीक है, जन्म के समय से ही उसके शरीर में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा था उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में हम बताए थे आपको कि बउआ हमारे शरीर में उपस्थित वैसे प्रतिरक्षा तंत्र, या हमारे शरीर में उपस्थित ना कह के निर्मित कहिए इसको, क्योंकि ये जन्म के बाद निर्मित होता है। तो हमारे शरीर में निर्मित वैसे प्रतिरक्षा तंत्र जिसका निर्माण जन्म के बाद होता है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में के बारे में भी हम बताए थे। इसके लक्षण में कुछ बताए थे कि यह हमारे शरीर में जब पहली बार, जैसे रोगाणु है, तो कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब रोग फैलाता है। तो हम रोगाणु के बारे में बताए थे कि जब रोगाणु पहली बार हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब उसकी निम्न तीव्रता होती है। निम्न तीव्रता होती है, या तो उसे कहा जाता है कि वह एक प्राथमिक अनुक्रिया करता है, उसकी तीव्रता निम्न होती है, या तो एक्टिविटी उसकी निम्न होती है और वह प्राथमिक अनुक्रिया करता है। प्रतिक्रिया नहीं, क्या अनुक्रिया करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बताए थे कि जब वही रोगाणु हमारे शरीर में दूसरी बार प्रवेश करता है तो उसकी तीव्रता उच्च हो जाती है, और जब उसकी तीव्रता उच्च हो जाएगी तो उच्च तीव्रता के साथ वह दूसरी बार हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में वह उच्च तीव्रता के साथ प्रवेश करके वह हमारे शरीर में द्वितीयक अनुक्रिया का अनुसरण करता है, जिसके कारण रोग तीव्र गति से फैलता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट लक्षण, उसके विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले विशिष्ट लक्षण में विशिष्टता आता है। ठीक है, तो विशिष्टता होता क्या है उसके बारे में समझिएगा कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र विशिष्ट होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कैसी होती है? तो विशिष्ट होती है, क्योंकि ये प्रत्येक रोग जनक को पहचान सकती है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र प्रत्येक रोग जनक को पहचान सकती है, हमारे शरीर में जो पहले से रह रहा है उसे भी और जो बाद में प्रवेश किया उसे भी, एवं प्रत्येक रोग जनक के लिए यह विशिष्ट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी विशिष्टता क्या थी कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र विशिष्ट होती है क्योंकि ये प्रत्येक रोग जनक को पहचान सकती है। प्रत्येक रोग जनक कहने का मतलब है जो हमारे शरीर में अभी अभी प्रवेश किया है उसे भी पहचान सकती है, और जो हमारे शरीर में पहले से प्रवेश किए हुए था उसे भी पहचान सकती है। ठीक है, अब यहाँ के बाद इसके बाद दूसरा चीज क्या देखेंगे इसमें कि स्वयं एवं दूसरे के बीच विभिन्नता। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वह स्वयं और दूसरे के बीच में विभिन्नता उत्पन्न कर देता है। जैसे स्वयं हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है या हमारे शरीर के अंदर जो अणु है उसके साथ दूसरा जो हमारे शरीर में अणु प्रवेश करता है या तो सूक्ष्मजीव प्रवेश करते हैं, उस दोनों में वो विभिन्नता उत्पन्न कर देता है।
वो बता देता है, वो इंडिकेट कर देता है कि ये हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश किया है, यह हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगा। वही चीज देखिए लिखे हैं कि स्वयं एवं दूसरे के बीच विभिन्नता, यह बाहरी सूक्ष्म अणु शारीरिक कोशिका अन्य अणुओं की पहचान कर उसमें विभेद कर सकती है। यह बाहरी सूक्ष्मजीव एवं अणु तथा शारीरिक कोशिका व अन्य अणु की पहचान कर उसमें विभेद कर सकती है। बाहर से जो सूक्ष्मजीव या अणु प्रवेश किया, शरीर के अंदर जो शारीरिक का था, उसके अलावा जो अन्य अणु थे उन सब की पहचान उसमें विभेद कर सकते हैं। इसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ठीक है बउआ। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहला, 2 प्रकार की नहीं, सबसे पहला कोशिका का नाम होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट क्या है? तो यह हमारे शरीर की मुख्य कोशिका है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड एक्सरसाइज जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो थर्ड एक्सरसाइज में, क्योंकि वहाँ मानव जनन था, 12 के थर्ड एक्सरसाइज में मानव जनन चैप्टर था, तो मानव जनन में आप लोग मादा भाग में पढ़े होंगे जनन परत के बारे में। जनन परत, जिसे रिप्रोडक्शन लेयर कहा गया था। जनन परत क्या करता था? तो वो हमारे शरीर में या भ्रूण के निर्माण के समय या भ्रूण के निर्माण के बाद हमारे गर्भाशय में या मादा के गर्भाशय में परत का निर्माण करता था, जिसमें एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म कहा जाता था। ये 3 परत, तीनों का तीनों जनन परत कहलाता था और ये परत सुरक्षित अपने अंदर रखता था। थे बउआ कि जनन परत में एक कोशिका पाई जाती है जिसे अस्टेम कोशिका कहा जाता है, या तो उसे वंश कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अस्टेम कोशिका कहा जाता है। ये अस्टेम कोशिका एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जो बाहरी एवं जो अगर 2 कोई परत, जनन परत अवक्षय हो जाए तो यह कोशिका संपूर्ण शिशु के निर्माण में अकेला ही सक्षम होता है। ठीक है, तो वही चीज है। देखिए लिम्फोसाइट, यह हमारे शरीर की मुख्य कोशिकाएं हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अभी हम आपको जो बता रहे थे बी और टी लिम्फोसाइट, तो बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण वंश कोशिका, स्टेम सेल्स, अभी यही चीज हम समझा रहे थे आपको। बी एवं टी लिम्फोसाइट का निर्माण वंश कोशिका या स्टेम सेल्स एवं या वह हीमोसाइटोब्लास्ट से, वंश कोशिका व हीमोसाइटोब्लास्ट से भ्रूण के यकृत में व वयस्क के अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ठीक है, यहाँ तक हम यकृत में व होता है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। एक बार इसको राइट डाउन कर लेंगे। वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिएगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि इसके बाद 2 मुख्य पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखिएगा? तो सबसे पहला पॉइंट में लिखिएगा कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिक्षेप एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा
तंत्र बनाती है। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। और दूसरा लिखिएगा टी लिम्फोसाइट्स कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आगे हम समझाएंगे आपको कि एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है और कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ये हम आगे आपको समझाएंगे। बस ये ध्यान आपको रखना है कि जो बी लिम्फोसाइट्स है वह एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है और जो टी लिम्फोसाइट्स है वह कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। ठीक है, ये चीज को आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र में। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र। एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र, तो इसमें लिखिएगा आगे, यह तंत्र शरीर में प्रवेश किए हुए यह तंत्र शरीर में प्रवेश किए हुए हानिकारक रसायनों कौमा जीवाणुओं विषाणुओं से रक्षा करता है। क्या बताए हम कि जो एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र है, तो यह तंत्र शरीर में प्रवेश किए हुए हानिकारक रसायन जो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, साथ ही साथ जीवाणु विषाणु आदि से रक्षा करता है। इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में उपस्थित वैसे प्रतिरक्षा तंत्र जो हमें हानिकारक रसायन जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करता है, उसे एंटीबॉडी माध्यिक प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे इसका कुछ मुख्य पॉइंट लिखिएगा। इसका कुछ मुख्य पॉइंट में पहला है, जब कोई एंटीजन ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम बताए होंगे ब्लड ग्रुप, या तो आप लोग पढ़े होंगे ब्लड ग्रुप जनरली दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन में कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है, एंटीबॉडी में स्मॉल ए स्मॉल बी होता है। और यहाँ पे हम बताए थे कि यदि अगर ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप लिखते हैं, यहाँ पे एंटीजन होगा और ये एंटीबॉडी होगा, ये ग्रुप को यहाँ लिख दीजिए। अगर ग्रुप ए है तो देखिए इसको आई से डिनोट करते हैं, एंटीजन आई होगा और जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। इसको यहाँ ना लिख के इसको यहाँ लिखिए, एंटीबॉडी बी होगा। अगर ग्रुप बी होगा तो एंटीजन तो बी होगा लेकिन एंटीबॉडी जो होगा वह ए होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि ग्रुप ए बी है तो ए बी में जो एंटीजन ए और एंटीजन बी उपस्थित होगा जबकि कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। और साथ ही साथ में यदि ग्रुप ओ हो तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी होता है, आई ए और आई। हम इसी एंटीजन और एंटीबॉडी का चर्चा यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंबल अलग था, यहाँ पे अलग होगा।
लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी हम ये क्यों बता रहे थे, क्योंकि ये रक्त समूह है। रक्त में दो चीज पाया जाता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। ठीक है, उसे रक्ताणु भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है हमारे रक्त में 3-4 चीजें मुख्य पाई जाती है। पहला होता है लाल रक्त अणु, दूसरा होता है सफेद रक्त अणु, या तो लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका। उसके बाद इसके साथ ही रक्ताल्पता होता है, और कुछ भाग में और भी कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि जब कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से जुड़ता है, जब कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से, जब कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से जुड़ता है तो बी कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजन करती है, सक्रिय होकर विभाजन करती है। बी कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजन करती है, जिससे दो बी कोशिकाएं बनती है, जिससे दो बी कोशिकाएं बनती है, एवं दूसरा स्मृति बी कोशिकाएं बनती है, जिनमें से एक प्लाज्मा बी कोशिका कहलाती है, जिनमें से एक प्लाज्मा बी कोशिका कहलाती है, व दूसरा स्मृति बी कोशिका कहलाती है। पहला क्या कहलाया, तो प्लाज्मा बी कोशिका, और दूसरा स्मृति बी कोशिका। ध्यान से समझिएगा, जब कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से जुड़ता है, बी कोशिकाओं की सतह से जब कोई एंटीजन जुड़ता है तो बी कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजित होती है। तो बी कोशिकाएं जो है वह सक्रिय होकर विभाजित होती है, जिससे दो बी कोशिकाएं बनती है। दो बी कोशिकाओं में से पहला जो होता है उसे प्लाज्मा बी कोशिका कहा जाता है, और जो दूसरा होता है उसे स्मृति बी कोशिका कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा बी कोशिका और स्मृति बी कोशिका। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, प्लाज्मा बी कोशिका और स्मृति बी कोशिका यहाँ तक जान लिए। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि प्लाज्मा बी कोशिका को प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा बी कोशिका को क्या कहा जाता है, तो एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा क्या है, अगला पॉइंट, यह जो एंटीबॉडी बनाती है, यह जो एंटीबॉडी बनाती है, यह जो एंटीबॉडी बनाती है, एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी जटिल का निर्माण करती है। एंटीजन एंटीबॉडी जटिल का
निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, यह क्या कह रहा है कि यह जो एंटीबॉडी बनाती है, एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी जटिल का निर्माण करती है। ठीक है, इसको लिखिए। इसको लिखिए और लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है, जिसमें 2 बड़ी श्रृंखला एवं 2 छोटी श्रृंखला एवं 2 छोटी श्रृंखला कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे कि प्रत्येक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है, जिसमें 2 बड़ी श्रृंखला एवं 2 छोटी श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, इतना तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी जो एंटीबॉडी का पार्ट है वो अगले एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, या अगले भाग में हम लोग करेंगे। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में अगले भाग में हम लोग करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।